हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुएरा है। अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर अपन फंडामेंटल राइट्स को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले पॉलिटी के अंदर अपन जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स को शुरू करने से पहले फंडामेंटल राइट को शुरू करने से पहले एक बार कुछ एक क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं अपन, ठीक है, कि इससे पिछले जो है सालों में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो 2022 के अंदर देखो, ये मेंस में एक क्वेश्चन आया था। 2022 के मेंस का क्वेश्चन है, राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट कमेंट। तो ये आर्टिकल 19 से है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, मूवमेंट एंड रेजिडेंस, ये आर्टिकल 19 से फेयरली बेसिक है, बहुत ज़्यादा इतना कोई जो है बहुत ज़्यादा ऊट पटांग सवाल नहीं है। एक बार आर्टिकल 19 वगैरह कवर करेंगे तो उसके बाद देखेंगे, डायरेक्ट और बेसिक सवाल है। उसके अलावा 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया, देखो, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 15, 19, 21 और 29, ठीक है। तो 21 के अंदर है, लेकिन अपन जो है 15, 19 और 29 इन तीनों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, अलग अलग सब्सिक्वेंट वीडियोज़ के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन जो है लार्जली 12 के ऊपर फोकस करेंगे, आर्टिकल 12 के ऊपर। उसके बाद जो है आगे के वीडियोज़ को भी डिस्कस करेंगे। चलो, वैसे ही यहाँ पे और भी खूब सारे क्वेश्चंस हैं, आप इन सबको यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो है, अगर आप जो है पीडीएफ वगैरह चाहते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं, तो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वापस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप रिक्वेस्ट डाल देना पीडीएफ का, तो मैं वहाँ पे जो है पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आर्ट एंड कल्चर का, पॉलिटी का और जो एनवायरनमेंट वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, इनके भी काफ़ी सारे लिंक्स वगैरह, इनके वीडियोज़ के लिंक्स वगैरह पड़े हैं, तो उन्हें भी देख सकते हो। उसके अलावा ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि जो है बाकी लेक्चर्स वगैरह के लिंक भी आप जो है डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो, यहाँ पे देखते हैं बाकी क्वेश्चंस वगैरह, इनको एक बार आप रिव्यू करना। और उसके अलावा जैसे जैसे अपन इनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे उसके बाद उनके साथ में इन्हें वापस देखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ एक बेसिक चीज़ देखते हैं। सबसे पहली चीज़ें जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको जानने की है वो है कि ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। फेयरली बेसिक है, इसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं था, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ हो जाती है, ठीक है। और आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ठीक है, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये जो है फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो, जो यूएस का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो बिल ऑफ राइट्स है वहाँ से ये इंस्पायर हुए हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से अपन ने अडॉप्ट करे हैं, तो यूएसए से अडॉप्ट करें, समझ में आया। उसके अलावा इन्हें जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, पर्पस की अगर अपन बात करें तो ये जो फंडामेंटल राइट है, क्या पर्पस होता है इनका, ठीक है। इन केस किसी को जो है ये क्लियर नहीं हो, ठीक है, तो वैसे मैंने जूम इन कर दिया है, जितना जूम इन हो सकता है उतना जूम इन तो कर ही दिया है। इससे ज़्यादा में फिर वो पिक्सल्स वगैरह फटेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जो है आप फुल स्क्रीन के अंदर वीडियो को देखें, ये मैं वापस से आपको सजेस्ट करूँगा। चलो, तो पर्पस, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनका पर्पस क्या है? पहला पर्पस तो है कि अथॉरिटेरियन एक रिजीम को जो है कहीं ना कहीं स्टॉप करना, किसके? एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटर के, दोनों के। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के, अथॉरिटेरियन जो है उसको तो स्टॉप करते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर के उसको नहीं करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों के जो है कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन रिजाइम को, दोनों के अथॉरिटेटिव एक्शंस को ये कहीं ना कहीं स्टॉप करते हैं, समझ में आप। उसके अलावा पुट लिमिट ऑन पावर्स ऑफ बोथ, और ये दोनों ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही हैं, इनकी जो पावर्स हैं इनके ऊपर लिमिट जो है रिस्ट्रेंट प्रेजेंट करते हैं, समझ में आप। अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर कौन आता है ये आपको मैं पार्लियामेंट्री वाले वीडियो के अंदर ढंग से समझा चुका हूँ। तो अगर इन केस किसी को भी डाउट हो वो उस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। चलो, नेक्स्ट चीज़ क्या आती है?
नेक्स्ट यहाँ पे टोटल कितने राइट्स हैं, तो टोटल देखो अभी करंटली 6 राइट्स हैं, प्रेजेंटली 6 राइट्स हैं। इससे पहले एक राइट और हुआ करता था, ठीक है। प्रेजेंटली 6 राइट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना आर्टिकल 14, 15, 16 और 17, 18 है, समझ में आया, ठीक है। इनको दोनों को अलग अलग समझेंगे, ठीक है, 14, 15, 16 और 17, 18। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंदर 19 और 21 है और 20 और 22 है, समझ में आया, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर 2 ही आर्टिकल्स हैं, 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर वापस से आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक के सारे आर्टिकल्स किस में आते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं। फिर एक चीज़ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इन कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के अंदर क्या है? तो इसके अंदर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आते हैं, समझ में। फिर उसके बाद जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके अंदर सिर्फ एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 32। तो अपन ने क्या समझ में आया कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये वो 6 राइट्स हैं जो कि आज की तारीख में कहाँ हैं? आज की तारीख में पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो 7वां राइट कौन सा हुआ करता था? 7वां राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 के अंदर। किसके अंदर? आर्टिकल 31 के अंदर, समझ में आया, ठीक है। इन सबको याद रखना है। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके कुछ फीचर्स भी हैं। तो क्या फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स के? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स? सबसे पहला फीचर, सम ओनली टू सिटीजन, सम टू ऑल, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें से कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं, कुछ जो हैं वो सबको अवेलेबल हैं। तो इनको जैसे जैसे अपन इन राइट्स को पढ़ेंगे वैसे वैसे इनके साथ देखेंगे कौन सा सिटीजन्स को और कौन सा सबको अवेलेबल है। सबको का क्या मतलब है? सबको का मतलब है कि जो फॉरेनर्स हैं, जो एलियंस हैं, समझ में, उन सबको अवेलेबल है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ठीक है। ये जो जितने भी राइट्स हैं सिवाय आर्टिकल 17 के जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे क्वालिफाइड हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। इकलौता एक आर्टिकल 17 ही है जो कि एब्सोल्यूट है। व्हाट डज एब्सोल्यूट मीन्स? एब्सोल्यूट मीन्स विदाउट एनी, एब्सोल्यूट मीन्स विदाउट एनी कंडीशंस, समझ में, और एक्सेप्शंस, ठीक है। तो कोई भी कंडीशंस या फिर एक्सेप्शंस इनके ऊपर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जैसे अपन ने आर्टिकल 19, अपन सीए की जो आई होप आप लोग मुझे सीए और करंट अफेयर्स वगैरह के अंदर देखते ही होंगे। तो सीए के अंदर अपन ने पढ़ा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है, सब क्लॉज ए और बाकी सारे जो भी सब्सिक्वेंट सब क्लॉजेज वगैरह हैं उन सबको अपन ने पढ़ा है। और उसके साथ अपन ने क्या पढ़ा? उसके साथ अपन ने वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पढ़े जो कि आर्टिकल 19(1) के ऊपर हैं, समझ में आया, ठीक है। तो वो जो अगर इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं तो बाकी के आर्टिकल्स के ऊपर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। उसी तरीके से आर्टिकल 21 के ऊपर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है और भी बाकी सब के ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं या फिर कंडीशंस हैं या फिर एक्सेप्शंस हैं, समझ में आया। उन सारे एक्सेप्शंस को अपन अभी सब्सिक्वेंटली देखेंगे। सिर्फ एक आर्टिकल 17 ही ऐसा है जिसके अंदर कुछ भी ऐसा जो है रिस्ट्रिक्शन वगैरह, ऐसा कुछ भी कंडीशन वगैरह अप्लाइड नहीं है। और आर्टिकल 17 के अंदर क्या बात होती है? आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी की बात होती है। किसकी बात होती है? अनटचेबिलिटी की बात होती है। तो अनटचेबिलिटी के अंदर सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी कंडीशन वगैरह नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो बाकियों के अंदर क्या है? बाकियों के अंदर जैसे आर्टिकल 19(1) की बात करें तो इसके अंदर एक है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके अंदर ये है कि आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। वो चीज़ें अच्छी है, सही है, समझ में, ज़रूरी है, अपने डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आर्टिकल 17 के अंदर इन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करा गया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर क्या चीज़ है? ऑल अगेंस्ट स्टेट। अच्छा एक है ना इसके बीच में, नेक्स्ट वाले फीचर के ऊपर आने से पहले एक बार मैं आपको एक पोल पूछना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन के अंदर इसका या तो आंसर देना या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी देख सकते हो। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हम जो है लाइव क्लासेस चलाते थे, ठीक है। लाइव क्लासेस किसके ऊपर? गूगल मीट्स के ऊपर, ठीक है। तो जो कोई भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान होगा, तो गूगल मीट्स के ऊपर चलाते थे। किस किस को गूगल मीट्स के ऊपर लाइव क्लासेस वापस से जो है मतलब कंटिन्यू करनी। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, अभी फाइनल नहीं करा, कि या तो उनके ऊपर वापस से क्लासेस कंटिन्यू करूँगा और उनकी जो वीडियो लेक्चर वगैरह जो भी होगा उसे यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। बट स्टिल देखते हैं, ठीक है। आप लोग अपना फीडबैक देना, ये यूट्यूब वाला ठीक है या फिर वो वाला लाइव वाला ठीक था। उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि इंटरेक्शन वगैरह एक थोड़ा ज़्यादा हो जाता, तो वो एक चीज़ है। चलो
ऑल अगेंस्ट स्टेट, सम अगेंस्ट प्राइवेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितने भी जो है राइट्स हैं ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टेट के अगेंस्ट, सबसे पहली बात तो। और कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट तो ये सारे के सारे करते ही हैं, समझ में। तो स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। इसके अंदर अपन ने देखा भी है कि भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन दोनों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना, इन दोनों को बांधना ही इनका काम है। लेकिन स्टेट के अलावा प्राइवेट पर भी करते हैं, सारे नहीं करते हैं, सम, समझ में आया, याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप हर दूसरा आर्टिकल जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर फाइल कर सकते हो। फिर क्या चीज़ है, कैरेक्टर। कैरेक्टर की अगर बात करें तो कुछ जो है वो पॉजिटिवली वर्डेड हैं और कुछ जो है नेगेटिवली वर्डेड हैं। देखो सब फेयरली बेसिक चीज़ें हैं, इनका मतलब समझा देता हूँ, बाकी आपको जो है यहीं पर समझ लेनी है। और उसके आगे ये लार्जली वैसे मेंस के अंदर शायद काम आ जाए तो आ जाए, बाकी चांसेस कम है। प्री के अंदर भी चांसेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है फीचर्स वाले पार्ट के। पॉजिटिवली वर्डेड का सिंपल सा मतलब होता है कि कुछ जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी बात बोलते हैं कि ये जो है इंडिविजुअल, ठीक है, ये इंडिविजुअल का ये वाला हक है, समझ में आया, ठीक है, कि दिस इज के एक्स इज द राइट ऑफ ए बी सी, समझ में आया। ए बी सी एक पर्सन का नाम हो गया, ठीक है। तो एक्स एक राइट है, ठीक है, किसका, एक ए बी सी पर्सन का, समझ में आया। तो ये क्या चीज़, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिवली वर्डेड है कि ये आपका अधिकार है, आपका अधिकार है कि आप जो है पीडीएफ की मांग कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज योर अधिकार, तो ये पॉजिटिवली वर्डेड हो गया। नाउ देयर इज अ नेगेटिवली वर्डेड, नाउ देयर आर सम नेगेटिवली वर्डेड आर्टिकल्स। वॉट कैन बी द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज इज लाइक कि मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपके पास ये हक नहीं है कि आप जो है जो भी कुछ भी यार वीडियो को बीच में बंद करके जा सकते हैं, समझ में, लेट्स से कि आपके पास ये हक नहीं है, समझ में। तो व्हाट इज दिस, दिस इज मी पुटिंग रिस्ट्रेन ऑन यू, ठीक है, एंड दैट इज अ नेगेटिवली वर्डेड जो है कॉनोटेशन, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, अग्रीव्ड कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। नाउ ये चीज़ जो है अक्सर लोग भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन ये वाला पॉइंट अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि अग्रीव्ड का मतलब है कि भाई जो भी पर्सन जो भी सफ़र कर रहा है, समझ में आया, ठीक है, जिसके भी राइट्स का हनन हुआ है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, और उसके अलावा जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन तक भी जा सकता है, समझ में आया, ठीक है। तो ये उसके पास हक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, दीज राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट। अब कई बार क्या होता है कि जो है काफ़ी सारे टीचर्स और काफ़ी सारे कुछ एक बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, सबके अंदर नहीं लेकिन कुछ एक बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो राइट्स हैं ये सैक्रोसेंट है, ऐसा नहीं है, समझ में आया, ठीक है। दीज आर नॉट सैक्रोसेंट। बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा प्रैक्टिकली कुछ भी सैक्रोसेंट नहीं है, और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कई बार ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि सैक्रोसेंट है, लेकिन क्योंकि उसका ऐसा नेचर हो गया तो फिर वो चीज़ ऐसी हो गई। और इनफैक्ट लिखा हुआ हो भी कैसे सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर ही कहीं पर नहीं लिखा हुआ, समझ में आया, ठीक है। चलो, नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, सैक्रोसेंट या फिर परमानेंट नहीं है, दे आर बाउंड टू चेंज, ये चेंज होंगे, और इनका चेंज ही जो है ऑर्गेनिक नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करेगा, समझ में। ऑर्गेनिक नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने पढ़ा है, देखा है, यहाँ पे समझो। सैक्रोसेंट का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पर इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे कि अब, अच्छा हाँ सुनो, जितने भी आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, कितने हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये है, इन सभी को सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, इन दोनों को कभी भी जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये पहली कंडीशन है, कंफ्यूज मत होना, आराम से समझाता हूँ। पहली बात तो इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी आई होप आप समझते होंगे, नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है ना, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो इनमें से किसी के भी अंदर आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एक डिटेंशन के रिगार्डिंग है और दूसरा जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के रिगार्डिंग है, समझ में आया। तो इन दोनों को ही सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात होती है आर्टिकल 19 जो है उसे सस्पेंड तो किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के अंदर कि जो नेशनल इमरजेंसी लगी है, समझ में आया, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, जो नेशनल इमरजेंसी लगी है वो भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन लगी है, समझ में आया।
एंड नॉट इंटरनल डिस्टर्बेंस और इंटरनल जो है डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रिबेलियन के बेस पर। समझ में आया? इंटरनल डिस्टर्बेंस को अभी अपन यूज़ नहीं करते हैं, चेंज हो गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है आर्म्ड रिबेलियन नाम हो गया। तो आर्म्ड रिबेलियन के केस में नहीं ये चीज़ होगी, आर्म्ड रिबेलियन के केस में लोगों के पास आर्टिकल 19 रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसे याद रखना है। फिर क्या चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ है मार्शल लॉ की भी बात है। अब अक्सर लोग को ये कन्फ्यूजन हो सकती है, ऐसे वो जो है प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है, नाउ दिस कुड बी कंफ्यूजिंग। प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसके अंदर बोल सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी मार्शल लॉ मेंशन नहीं है। नहीं, ऐसा है, समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मार्शल लॉ मेंशन है, कहाँ पर है? आर्टिकल 34 के अंदर है, तो इसे याद रखना है। आज अभी अपन ने कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ा? अभी अपन ने जो है सिवाय आर्टिकल 34 के अलावा और कोई भी आर्टिकल नहीं पढ़ा प्रैक्टिकली, ठीक है, पूरा तो ढंग से तो कुछ भी नहीं पढ़ा। नेक्स्ट आर्टिकल अभी अपन आर्टिकल 12 देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी अपन ने सिर्फ आर्टिकल 34 पढ़ा, जो कि किससे डील करता है? मार्शल लॉ से डील करता है। किससे डील करता है? मार्शल लॉ से डील करता है। समझ में आया? याद रखना है इसको। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इनमें से कुछ एक आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक होगा। जैसे कि क्या मतलब है, समझाता हूँ। या चलो एक बार आपको बताया तो कुछ एक आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनका जो है जो एप्लीकेशन होगा वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएंगे। समझ में आया? लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और ऐसा मान लिया जाएगा कि वो अप्लाई हो चुके हैं। और कुछ एक ऐसे हैं जिनके इन्फोर्समेंट के लिए कोई सर्टन लॉ को आपको इनैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? एक पर्टिकुलर लॉ को आपको इनैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अब ऑटोमेटिक के अंदर अगर आप आर्टिकल जो है 14 पढ़ोगे, ठीक है, तो आर्टिकल 14 के अंदर लिखा हुआ है कि भाई सारे के सारे लॉ के सामने बराबर है, लॉ की नज़रों में सबके सब बराबर है, और लाइक विल बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाइड है। इसके लिए अलग से कहीं लॉ नहीं लाना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, अप्लाई हो गया। समझ में आया? वहीं जैसे आर्टिकल 15 की अगर बात करें तो आर्टिकल 15 के अंदर ऐसा मतलब अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आर्टिकल 15 में एक जगह ये लिखा हुआ है कि जो विमेन है और जो चिल्ड्रन है उनके लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। तो ये जो स्पेशल प्रोविजंस होंगे, ठीक है, इनके लिए आपको अलग से लॉ बनाना पड़ेगा ना। स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, वो प्रोविजन क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। कब बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। कौन सी सरकार बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि सरकार बना सकती है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। समझ में आया? ठीक है, तो सरकार जो है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ कुछ लॉ बनाएगी, और वो लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहाँ से आएगी? वो लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फंडामेंटल राइट से आएगी। समझ में आया? ठीक है, और जो है इसको ये वाला नाउ दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात ये है कि जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसके ऊपर समझना आराम से, काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। अभी इससे पहले अपन ने सीए की क्लास के अंदर क्या देखें तो शेड्यूल्स देखें, है ना। उन शेड्यूल के अंदर अपन ने एक शेड्यूल 9 देखा था। उस शेड्यूल के अंदर अपन ने क्या देखा था? उस शेड्यूल के अंदर अपन ने अलग अलग लिस्ट देखी थी, कौन कौन सी, यूनियन की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे ये बात समझना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्योरली यूनियन के अंदर आते हैं। समझ में आया? इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है। अब ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन दिस इज़ द ट्रुथ। समझ में आया? ठीक है, और इसको एज इट इज़ फैक्ट की तरह आपको समझना है कि लॉ कैन ओनली बी मेड बाय पार्लियामेंट। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 34 में लिखा हुआ है। अब इस फैक्ट के पीछे की रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई क्या रीज़न है, ऐसा क्यों भाई फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल हैं, बहुत ज़्यादा जो है बेसिक हैं, बहुत ज़्यादा मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है, इतना ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इनके पीछे पागल हुए हुए हैं। तो ऐसा क्यों कि भाई सिर्फ पार्लियामेंट ही इनके ऊपर लॉ बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता? इसलिए क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, फंडामेंटल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और मैग्ना कार्टा है। समझ में आया? इन सब का मतलब ये होता है कि ये चूंकि ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इनका जो एप्लीकेशन होना चाहिए या इनका जो भी इनका चेंज वगैरह होना चाहिए, जो भी चीज़ होनी चाहिए इनके रिगार्डिंग, वो जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। समझ में आया? वो जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए ओवरऑल, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर, पूरी पूरी टेरिटरी के अंदर वो जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इस स्टेट के अंदर कुछ और है, इस स्टेट के अंदर फंडामेंटल राइट कुछ और है और इस स्टेट के अंदर फंडामेंटल राइट कुछ और है। समझ में आया? ठीक है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो है कहीं ना कहीं सब तरफ सेम है और पूरी कंट्री को एक साथ बांधते हैं। समझ में आया? ठीक है, इस बात को आपको समझना है।
चलो, आई होप ये वाला पार्ट आपको जो है आराम से समझ में आ गया होगा, इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके अंदर अपन ने क्या क्या डिस्कस करा, बेसिक ये चीज़ देखिए, फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आने के अलावा जो है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। यूएस के बिल ऑफ राइट्स से अपन ने इसको लिया है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। पर्पज़ इनका सिर्फ दो है, एक तो जो है जो रेस्ट्रेंट लगाना, ठीक है, अथॉरिटेटिव जो रिजीम है, अथॉरिटेटिव जो रूल है किसका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, उसके ऊपर, और दूसरी बात इन दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं इन दोनों की पावर्स के ऊपर लिमिट लगाना, ये कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी ना हो जाए, समझ में, ठीक है, आर्बिट्रेरी ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, राइट्स की अगर बात करें तो टोटल 6 राइट्स हैं। कितने राइट्स हैं, टोटल 6 राइट्स हैं। कौन कौन से राइट्स हैं, देखो चलो, सबसे पहले 7 थे, अभी कितने, अभी 6 हैं। सबसे पहला कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी, है ना। राइट टू इक्वालिटी के अलावा दूसरा कौन सा है, एक है राइट टू फ्रीडम, है ना। राइट टू फ्रीडम के अलावा और कौन सा है, राइट टू फ्रीडम के अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अलावा कौन सा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अलावा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। फिर उसके अलावा एक और है, वो है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, समझ में है। और इनके अलावा एक और हुआ करता था, अब नहीं है, वो कौन सा है, राइट टू प्रॉपर्टी, समझ में है, ठीक है। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो कौन से के अंदर कौन सा आर्टिकल है, राइट टू जो इक्वालिटी है इसके अंदर 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल है। राइट टू फ्रीडम के अंदर 19 से लेकर के 22 तक के आर्टिकल है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर 23 और 24 आर्टिकल्स हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर 25 से लेकर के 28 तक के आर्टिकल्स हैं, समझ में आया, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर सिर्फ एक है, आर्टिकल 32। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर फिर कौन सा आ जाएंगे, 29 से और 30, समझ में आया, ठीक है, 29 और 30 ये दो ही आएंगे। क्योंकि आरटीपी राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर आर्टिकल 31 था, अब नहीं है, तो ठीक है, जो भी है, समझ में आया, समझ में आया। इसके अलावा अपन ने क्या चीज़ देखी थी, इसके अलावा अपन ने आर्टिकल 34 को भी देखा। आर्टिकल 34 के अंदर क्या चीज़ है, मार्शल लॉ, क्या चीज़ है, मार्शल लॉ, समझ में आया। चलो फिर देखो ये सब समझो। फीचर्स अपन ने देखे, फीचर्स के अंदर अपन ने देखा कि कुछ जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के पास है, कुछ जो है वो दोनों के पास है। एब्सोल्यूट है, सॉरी क्वालिफाइड है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, सिवाय आर्टिकल 17 के, समझ में आया। और उसके अलावा अपन ने देखा कि ये सब जो है अपन को स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ जो है इनमें से वो अपन को प्राइवेट के एक्शन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। कैरेक्टर्स के बारे में देखा तो ये जो है इनमें से कुछ आर्टिकल्स पॉजिटिवली वर्डेड हैं, कुछ जो है वो नेगेटिवली वर्डेड हैं। और जो एग्रीव्ड हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, इतनी पावर है, समझ में आया। हाई कोर्ट को भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को भी कर सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी कर सकता है। उसके अलावा अपन ने देखा कि ये जो है सैक्रोसेंट नहीं है, समझ में आया। लक्ष्मीकांत के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। आगे की पढ़ाई इससे, ये जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इनके अलावा वैसे तो सब कुछ मैं नियरली कवर ही कर रहा हूँ, इसके अंदर से थोड़ा ज़्यादा ही कवर कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी एक बार लक्ष्मीकांत को आप रेफ़र ज़रूर करें, ठीक है, आगे के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मेरे को स्पॉन्सर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, उसको रेफर करें। चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, सिवाय आर्टिकल 20 के और 21 के, ठीक है, बेसिक है। देखो सिंपल सा है, इसको समझते हैं। 19 से लेकर के 21 जो आर्टिकल्स हैं वो इमरजेंसी के अंदर दुखदायी प्रभावी होते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब इसके अंदर सिंपल सी बात है, जो 19 के अंदर जो पहला 19 है, 19 को तो सस्पेंड किया तो जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन के अंदर, वो है एक्सटर्नल एग्रेशन, समझ में आया। और 20-21 जो हैं उन्हें तो सस्पेंड किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, तो बात खत्म हो गई। 3 ही आर्टिकल है जिन्हें याद रखना है, 19 से 19, 20, 21, समझ में, ठीक है। और ये जो आर्टिकल्स हैं डिटेल के अंदर अभी अपन आगे पढ़ेंगे, तो जिस किसी ने पहले इन आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा है उनके सामने भी ये आर्टिकल जो है कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे। फिर क्या चीज़ है,
रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मार्शल लॉ के टाइम पे जो है इन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ना। आर्टिकल 34 ये अपन ने देख लिया है, मतलब किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता नहीं, किया जा सकता है जब भी मार्शल लॉ वगैरह लगेगा। अभी तक तो मेरे ख्याल से मार्शल लॉ लगा नहीं है 47 के बाद में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बाकी लगा हो तो पता नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, एप्लीकेशन की अगर बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिकली अप्लाइड हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके एप्लीकेशन के लिए सर्टन लॉ आपको पास करना पड़ेगा, और लॉ सिर्फ एक ही बॉडी पास कर सकती है, वो है पार्लियामेंट। कौन है? पार्लियामेंट। समझ में आया? मतलब लॉ तो एक ही बॉडी, ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डिनेंसेस है, लॉ नहीं है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट आर्टिकल 12 आता है, उसे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डील करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें अगर आपके कोई भी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, फीडबैक वगैरह हैं। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। शुक्रिया।